अच्छा, हम लोग आज शुरू करने वाले नया चैप्टर जो कि है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है? मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और ये वाला क्वेश्चन ना और आता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर से और आता है? एक तो सिंगल एंट्री से और आता है, ठीक है। आइदर सिंगल एंट्री करना होगा, या फिर सेल्फ सेक्शन बैलेंसिंग करना होगा, या फिर एनपीओ करना होगा। ये तीनों चैप्टर में से कोई दो चैप्टर तुमको करना होगा। कोई अगर सिंगल एंट्री अच्छे से करके जाता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड बैलेंसिंग करके जाता है, तो उसको ये वाला चैप्टर करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर का, उससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो ये है 2024 का पेपर, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे ग्रुप बी में एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि है फाइनल अकाउंट्स। एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है फाइनल अकाउंट्स, वो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और बाकी जो क्वेश्चन है, आंसर एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ एंड सेक्शन एंड बैलेंसिंग से आया था, क्वेश्चन नंबर 7 एनपीओ से आया था, एंड क्वेश्चन नंबर 8 सिंगल एंट्री से आया था, ठीक है। कोई अगर सिंगल एंट्री और सेल्फ एंड सेक्शन एंड बैलेंसिंग कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो उसको ये वाला चैप्टर करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बट किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम है, सिंगल एंट्री में प्रॉब्लम है, या फिर सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको ये चैप्टर करना होगा। क्लियर हो गया? किसको करना होगा, किसको नहीं करना होगा, और कब करना होगा? अगर सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कभी भी टफ आ जाए तो उस टाइम में भी तुमको ये एनपीओ हेल्प करेगा और में, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है तुम्हारा? स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इसके बाद हम लोग को जो अकाउंट्स मेंटेन करना होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करना होता है? कौन सा अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होगा? रिसीट एंड पेमेंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड इसके बाद बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग को बनाने देते हैं। रिसीट एंड पेमेंट कभी भी आया नहीं है अभी तक, बट आता है क्या? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्या क्या आता है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये दोनों चीज आता है। अब इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा? अच्छा, पहले रिसीट एंड पेमेंट आ जाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं, जस्ट कैश अकाउंट। याद है क्लास 11 में करते थे? क्लास 11 में कैश अकाउंट करते थे, कैश बुक में एक साइड में तुम्हारा रिसीट वाला चीज था और एक साइड में पेमेंट वाला चीज था, याद है ना? तो कैश बुक में जैसे हम लोग अकाउंट मेंटेन करते थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सेम चीज होने वाला है। एक साइड में रिसीट होगा एंड दूसरा साइड में क्या होने वाला है? पेमेंट होने वाला है। तो कभी भी अगर पैसा आया, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो या फिर कोई भी इनकम हो, वो कहाँ पे आ जाएगा? टू साइड में आ जाएगा, बिकॉज कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, मतलब सेल्स वगैरह आता है। और पेमेंट साइड में क्या होगा? जो भी पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट साइड में चला जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होने वाला है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। क्या होता है? समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं? समरी लिखते हैं कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो का। क्लियर? एंड ये हम लोग बनाते हैं कैश बेसिस में। कैश बेसिस का मतलब क्या हो जाता है? जहां पे कैश का ही एंट्री होने वाला है और किसी का एंट्री नहीं होने वाला है। किसका एंट्री होने वाला है? ओनली कैश का ही एंट्री होने वाला है, बाकी किसी चीज का एंट्री नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर सबका आने वाले हैं। ऑल रिसीट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड ऑफ द तुम्हारा रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड जो भी तुम्हारा पेमेंट होने वाला है लाइक कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, वो सब कुछ राइट हैंड साइड में लिखने वाले जो कि है क्रेडिट साइड। दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट साइड में होता है एंड इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट साइड में होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसके बाद आता है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, एग्जैक्ट वैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये सब चीज आता था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं आके क्या आ जाएगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट आने वाले हैं। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में आते हैं, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में आते हैं, बताओ जल्दी से। एक्सपेंस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में लिखते थे, डेबिट साइड में, यस और नो। एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे डेबिट साइड में लिखने वाले हो एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में क्या लिखने वाले हो, इनकम। एंड इनकम अगर ज्यादा होगा, एक्सपेंस अगर कम होगा, तो जो आने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, रादर देन नेट प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट इज यूज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होने वाले, वही नेट प्रॉफिट हो जाएगा सरप्लस। एंड डेफिसिट वाला वर्ड कब यूज होने वाला है, जब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तब हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, डेफिसिट वाला वर्ड यूज करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जहां पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंड वो भी एक्रूअल बेसिस पे। व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, मतलब जो भी तुम्हारा पेमेंट ड्यू है उसको प्लस करना होगा, पेमेंट ऑलरेडी पे कर दियो उसको माइनस करना होगा, प्रीपेड वाला। याद आ रहा है ना, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, एग्जैक्ट सेम यहाँ पे वैसे ही बनने वाले हैं। वहां पे कुछ कुछ चीज था, जैसे कमीशन रिसीव, ठीक है, सेल्स, ये सब था। यहाँ पे दूसरा चीज हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, ये सब आ जाएगा। ओके, तो एक एक करके हम लोग डील करने वाले इस चीज को। और वहाँ यहाँ पे क्या करना होगा, बैलेंस शीट भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो पहला वाला चीज तुम्हारा क्या है, यहाँ पे देखो एक बार लिखा हुआ है, कैपिटल और जनरल फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, कैपिटल फंड एंड जनरल फंड। व्हाट इज कैपिटल फंड, कैपिटल फंड मतलब जो फंड स्पेसिफिकली यूज किया जाता है कोई पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड बोल देंगे। और जनरल फंड मतलब उस फंड को हम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल फंड बोलने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हम लोग फंड को, कैपिटल को हम लोग ऐसे रेफर कर सकते हैं, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। तो स्पेशल डोनेशन, लेगेसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब कैपिटलाइज रिसिप्ट है, तो ये सब कैपिटल फंड में जाने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो। कौन सा कैपिटल फंड में जाने वाला है, जो भी स्पेशल डोनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई स्कूल को पैसा दिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो ये स्पेशल डोनेशन हो गया। वो काम कर सकता है, कहाँ पे काम कर सकते हैं, वो पैसे लेके खाली वो बिल्डिंग ही बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया स्पेशल डोनेशन। लेगेसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब जो भी चीज एक बार मिलता है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो एक बार ही मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल कैपिटल फंड बोलेंगे, एंड उसका स्पेसिफिक पर्पस होगा। एंड ये चीज कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जनरल फंड एंड कैपिटल फंड कहाँ पे लिखने वाले हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम लोग लिखने वाले हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, इसके बाद क्या आता है, सब्सक्रिप्शन आता है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या आता है, एक सब्सक्रिप्शन है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन है रेगुलर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, दूसरा है रेगुलर सब्सक्रिप्शन। तो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लाइफ में एक बार ही होने वाला है, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। तो अगर इफ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, इफ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे लिख देंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एडिशन टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड के साथ हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर वही पीरियडिकल या फिर रेगुलर सब्सक्रिप्शन हुआ,
तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिकरिंग नेचर का खर्च, ये हो गया इनकम हो गया, ये कौन सा इनकम हो गया रिकरिंग नेचर के इनकम हो गया। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कौन से साइड में आने वाला है, इनकम साइड में आने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में आने वाला है, इनकम साइड में आने वाले। कहां पे आने वाले, रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखने वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, सब्सक्रिप्शन दो टाइप का होता है, वन इज कैपिटल नेचर, अनदर इज रेवेन्यू नेचर। रिसिप्ट जो होगा कैपिटल नेचर का कौन सा होगा, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो वो साल मतलब लाइफ में एक बार ही मिलता है, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया, इसीलिए कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। और जो रिकरिंग वाला चीज है उसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, रेवेन्यू नेचर का खर्च इनकम है तो उसको इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने वाले। ये इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ। इसके बाद आता है एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस भी लाइफ में एक बार ही होता है। तो फीस इज पेएबल बाय द इंडिविजुअल ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम। तो ये कौन सा नेचर का हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। तो कैपिटल रिसीट अगर है तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में लिखना है और कैपिटल फंड के साथ उसको ऐड कर देना होगा। बट अगर क्वेश्चन में वो एडमिशन फीस स्पेसिफिकली बोला गया है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर बोला जाता है ये जो एडमिशन फीस है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनकम साइड में लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब हम लोग को बोला जाता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, तब हम लोग क्या करने वाले, इनकम साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने वाले हैं। इतना तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, नेक्स्ट होता है तुम्हारा डोनेशन। डोनेशन भी दो तरीके के होता है, वन इज ऑर्डिनरी या फिर जनरल डोनेशन एंड अनदर इज स्पेसिफिक डोनेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिकली कुछ पर्पस के लिए। जैसे मैंने डोनेशन दिया फॉर सलोमी, सलोमी की शादी के लिए एक डोनेशन, तो वो जो डोनेशन मिला वो सलोमी की शादी में ही खाली यूज हो सकता है। ओके सलोमी, ओके, तो इट ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, रिसीप्ट साइड में आ जाएगा, सॉरी तुम्हारा स्पेशल फंड अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओके, अगर कोई भी डोनेशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया कौन सा डोनेशन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कौन सा डोनेशन बोलेंगे, तुम्हारा जनरल डोनेशन बोलेंगे, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको हम लोग इनकम साइड में रख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो जनरल डोनेशन को हम लोग कहां पे डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। इसके बाद आता है लेगेसीज। इसके बाद आता है क्या, लेगेसीज। अंडर अ विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, मतलब उनके मौत के बाद, ठीक है, जो पर्सन है उनके मौत के बाद वो अपना पूरा लेगेसीज क्या किया, गिफ्ट या डोनेशन दे दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो मरने वाला कितना बार, एक बार। तो फंड जाएगा कितना बार, एक बार। तो कैपिटल नेचर का हुआ या रेवेन्यू नेचर का हुआ, कैपिटल नेचर का हुआ। कैपिटल नेचर का है मतलब नॉन रिकरिंग, बार बार तो नहीं मरने वाले। कोई बार बार मरता है क्या, रिकरिंग में मरता है क्या, कभी देखे हो, एक बार मर गया फिर से बच गया, एक बार मर गया फिर से बच गया, एक बार ही होगा ना, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग वाला खर्चा, नॉन रिकरिंग वाला इनकम हो गया। तो ये नॉन रिकरिंग वाला चीज क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल फंड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, ग्रांट और एड फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से कुछ भी एड या ग्रांट मिला, ठीक है, तो वो अगर एक बार मिला तो कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में रहेगा, कैपिटल फंड के साथ हो जाएगा, या एज अ रिफ्लेक्ट एज अ सेपरेट फंड। तो सेपरेट फंड में भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर कैपिटल फंड में भी लिख सकते हैं, जो कि है तुम्हारा बिल्डिंग फंड, स्कॉलरशिप फंड एक्सेट्रा। अगर वही तुम्हारा जनरल ग्रांट्स हो गया, अगर स्पेशल ग्रांट्स हुआ तब ये कदम, अगर जनरल ग्रांट्स हो गया तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, ऑनरेरियम पेड। ऑनरेरियम मतलब कोई तुम्हारे कॉलेज में आके गेस्ट लेक्चरर है,
उनको हम लोग सैलरी नहीं देते, उनको हम लोग क्या देते, जस्ट एक कुछ पैसा दिए एज अ ऑनरेरियम, ऑनर कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो वो ऑनरेरियम वाला चीज क्या हो गया, एक्सपेंसेस फॉर द इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द नॉन ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इट इज अ पेमेंट मेड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉयज। तो हम लोग इसको देते ऑनरेरियम जो एम्प्लॉयज नहीं है ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंसेस फॉर द expenses for the non-trading organization. So honorarium paid to the secretary of the club, डॉक्टर्स ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। ये क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया। देन ये क्या हो गया, टुडे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंडाउमेंट फंड नहीं करना है हम लोग को। सब्सक्रिप्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, ये भी एक्सपेंडिचर साइड में आने वाला है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये इनकम साइड में आने वाला है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, उसका प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, ठीक है। वो नहीं आने वाला है बट उसका प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, डिप्रीशिएशन आने वाला है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर रेगुलर परचेज हो जाएगा तो वो पेमेंट साइड में लिख दोगे, ठीक है, सॉरी, एक्सपेंडिचर साइड में लिख दोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नॉट सेम। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया, बिलियर्ड टेबल, टेबल टेनिस बोर्ड, बेसिकली फिक्स एसेट। बट स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो गया, बॉल्स, टॉक्स, ठीक है। तुम्हारा बैडमिंटन का जो कॉक होता है वो भी तुम्हारा स्पोर्ट्स मटेरियल में आ जाता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या हो जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या हो जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा जो कि फिक्स एसेट है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स एसेट है बट स्पोर्ट्स मटेरियल, तुम्हारा मटेरियल क्या है, तुम्हारा फिक्स एसेट नहीं है। अब सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये इनकम हो गया। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है। इसके बाद कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, इन लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना कंज्यूम हुआ वो लिखने वाले। कैसे, कितना ओपनिंग था, उससे कितना परचेज किए, कितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, अल्टीमेटली कितना कंज्यूम किए, वो हम लोग लिखने वाले हैं, ओके। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम है, उसको हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट के। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब थ्योरी है, ठीक है। तो ये सारा आइटम हम लोग पढ़ लिए कि कहाँ पे कौन सी चीज जाने वाले। अब हम लोग सम्स करते करते और भी अच्छे से ये चीज देखने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट सम हम लोग करने वाले ये वाला, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे को बनाने बोल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। जो बनाने बोला है ना उसका फॉर्मेट हम लोग को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा, ठीक है। जो बनाने बोल रहा है उसका फॉर्मेट हम लोग को क्या करना होगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर वर्किंग नोट्स में कुछ भी चाहिए होगा तो हम लोग वो वर्किंग नोट्स में करने वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बता दो जल्दी से, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं हम लोग, देख लो। ये वाला सम 2019 में भी आया था ऐसा टाइप का, प्लस 2011 में भी आया हुआ था ये सम, ठीक है। 19 में भी आया था, 11 में भी आया था, सीयूबी अकाउंट्स में। तो तुमको क्या करने दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने दिया है और तुम्हारा बैलेंस शीट बनाने दिया है। और तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब
इस साइड में जो भी रिसिप्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी पेमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इस रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, तुम्हारा इनकम भी आएगा, तुम्हारा एसेट भी आने वाला है। ठीक है, जैसे कैश इन हैंड तुम्हारा एसेट है, कैश एट बैंक तुम्हारा एसेट है। ये कौन सा दिन का एसेट है, जनवरी 2022 का एसेट है। यहाँ पे दिसंबर में तुम्हारा एसेट कितना है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, ये दोनों है तुम्हारा। तो ये दोनों तो एसेट हो गया तुम्हारा, यस और नो। तो एसेट क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था, क्लियर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था वही आता है। तो ये जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये कहाँ पे जाने वाला है, बैलेंस शीट में जाने वाला है, क्लियर। तो उस हिसाब से हम लोग को करना होगा। तो कैसे करना होगा, तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। पहला, सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसके साथ ये सब्सक्रिप्शन ड्यू वाला तुम्हारा एक एडजस्टमेंट है। सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ सम ड्यू है फॉर द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है यहाँ पे, उसके लिए एक सम ड्यू है। और उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, और एक क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा एक, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का तुम्हारा अमाउंट दिया हुआ है, और परचेज ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इन तीनों के साथ क्या है, एडजस्टमेंट्स है। okay? तो पहले एक एक साइड हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी साइड में आएंगे, और जो कंप्लीट हो जा रहा है उसको हम लोग टिक मार देंगे। बात समझ में आ गया, जो कंप्लीट हो जा रहा है उसको हम लोग क्या मार देंगे, टिक मार देंगे, बाकी हो जाएगा। तो पहला वाला, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाला है, ये सो नो बता देना। नहीं आने वाला। बैंक इंटरेस्ट आने वाला है, बोलो हाँ या ना। एकदम आने वाला है बैंक इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या लिखने वाले, बाई बैंक इंटरेस्ट लिख देंगे इनकम साइड में, क्योंकि ये तो इनकम हुआ। बाई बैंक इंटरेस्ट लिख देंगे, कितना है, 500। बाई बैंक इंटरेस्ट लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 500। फिर यहां पे दिया हुआ है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। तो एंट्रेंस फीस हम लोग एक्चुअली कहाँ पे ले, अगर तुम देखोगे एंट्रेंस फीस में, एंट्रेंस फीस तुम्हारा कैपिटल नेचर का भी हो सकता है या फिर रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। एंट्रेंस फीस क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस लाइफ टाइम में एक बार ही होता है। ये कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है। इफ इट इज एन इफ इट इज एन इफ इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, देन कहाँ पे जाने वाले वो, कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा। बट अगर इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो कहाँ पे लिखने वाले हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने वाले हैं। तो तुम लोग को क्या लगता है कहाँ पे लिखना चाहिए, अगर यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि इसको कैपिटल रिसिप्ट में लिखो या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला गया, तो तुम लोग क्या एज्यूम करोगे, जल्दी से बताओ, रेवेन्यू या कैपिटल। एंट्रेंस फीस एक बार ही एंट्री लेगा ना कोई, बार बार तो एंट्री नहीं लेता है, तो मैं बोलूंगा कि कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक कैपिटल लाइबिलिटी साइड है, उसमें कैपिटल फंड आने वाले हैं। उस कैपिटल फंड के साथ तुम लोग क्या ऐड लेस करोगे, ऐड करोगे तुम्हारा कोई भी सरप्लस हुआ, और ऐड कर दोगे क्या, एंट्रेंस फीस। कैपिटल फंड के साथ क्या ऐड कर दोगे, एंट्रेंस फीस 5000।
क्लियर? क्या इंटरेस्ट फीस शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। ओके, क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि ये रेवेन्यू रिसीट है, देन इट विल कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अदरवाइज नहीं आने वाले। तो नेक्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट फीस के बाद? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है। कितना सब्सक्रिप्शन इनकम है? 25,000 मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला, तो बाई सब्सक्रिप्शन लिखने वाले हम लोग यहाँ पे, बाई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखने वाले 25,000। इसके साथ कुछ कुछ एडजस्टमेंट भी है, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो हम लोग एडजस्टमेंट देखने वाले। बाई सब्सक्रिप्शन लिख लिए 25,000, बाई सब्सक्रिप्शन पहले लिख लो 25,000, उसके बाद इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या एडजस्टमेंट है सर? सब्सक्रिप्शन ड्यू है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब इनकम ड्यू। इनकम ड्यू का और एक नाम क्या है? एक्रीड। तो एक्रीड है, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू है 1000, 31 दिसंबर 2022 का। तो ये 1000 प्लस होगा या माइनस होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस होगा या माइनस होगा? हम लोग क्या करते थे? कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर होता था, कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर होता तो हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे या माइनस करते थे? सैलरी आउटस्टैंडिंग सोचो ना, इनकम एक्रीड सोचो ना, क्या करते थे हम लोग? ऐड कर देते थे। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा या फिर एक्रीड ऐड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर जो था वो माइनस हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज? तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्रीड सब्सक्रिप्शन ऑन 31/12/22 कितना दिया हुआ है? 1000, वो ऐड हो जाएगा। बट प्रीवियस ईयर का जो एक्रीड है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्रीड सब्सक्रिप्शन ऑन 1 जनवरी 22 वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। करने के बाद बाहर में हम लोग इसको अमाउंट को भेज देंगे। तो 25,000 प्लस 1000 माइनस 1,500 इक्वल्स टू 24,500 हम लोग का सब्सक्रिप्शन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना तक बता दो। सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद बार रूम रिसीट, ये तो रिकरिंग नेचर है, तो हम लोग क्या करेंगे? बार रूम रिसीट बाई साइड में लिख देंगे, बाई बार रूम रिसीट। बार रूम रिसीट कितना है तुम्हारा? 4,000 है। बार रूम रिसीट कितना हो गया? 4,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? सेल ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, सेल ऑफ इक्विपमेंट भी है। तो इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है ना। इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है। इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है। यहाँ पे जो इक्विपमेंट दिया हुआ है ये एसेट है। तो इसके लिए अकाउंट बना लेना होगा हम लोग को, क्योंकि इक्विपमेंट में परचेज भी है, इक्विपमेंट में सेल भी है। लाइक बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वैसे इक्विपमेंट अकाउंट भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है? प्रोसीड्स फ्रॉम नाइट क्लब। नाइट क्लब से पैसा मिला, तो ये भी क्या हो गया? ये भी तुम्हारा इनकम हो गया। यहाँ पे क्लब है ना, ये कैलकाटा फुटबॉल क्लब, तो नाइट क्लब में पैसा मिला, इनकम हुआ। तो बाय प्रोसीड ऑफ नाइट क्लब, प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब 10,800। ठीक है, हो गया 10,800 तुम्हारा प्रोसीड आ गया इनकम वाला। ओके, इसके बाद यहाँ पे खाली एक ही चीज छूटा हुआ है, जो कि है तुम्हारा सेल ऑफ इक्विपमेंट, और छूटा हुआ है तुम्हारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। याद रहेगा ये चीज? नेक्स्ट, रेमुनरेशन टू कोच, ये एक्सपेंस है या इनकम है? बता दो जल्दी से। रेमुनरेशन टू कोच एक्सपेंस है।
ग्राउंडमैन सैलरी एक्सपेंस है, बार रूम एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, ग्राउंड रेंट एक्सपेंस है, नाइट क्लब एक्सपेंस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट एक्सपेंस है। तो सारा का सारा एक्सपेंस है। जब हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे उसके साथ एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है? एक ड्यू है, एक ड्यू है। तो मेरे को बता दो ड्यू मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो ये जो 800 आउटस्टैंडिंग है इसको हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? 800 जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग प्लस करने वाले या माइनस करने वाले हैं? बोलो जल्दी से, प्लस या माइनस? हम्म। आउटस्टैंडिंग सब आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्लस होगा या माइनस होगा? वेरी गुड। और प्रीवियस ईयर वाला माइनस होगा, जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन के टाइम में भी किए थे। ओके, तो क्या याद रखना, अगर करंट ईयर प्लस होता है प्रीवियस ईयर माइनस होने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर माइनस होता है, सॉरी प्रीवियस ईयर अगर प्लस होता है तो करंट ईयर क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। करंट ईयर प्लस। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? माइनस। अगर करंट ईयर माइनस होगा तो प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है? बोलो, प्लस। क्लियर? तो तुमको करंट ईयर वाला प्लीज चीज पता है ऑलरेडी। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, एक्रीड प्लस होता है, प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड क्या होता है? माइनस होता है। अगर करंट ईयर वाला माइनस होगा प्रीवियस ईयर वाला क्या हो जाएगा? प्लस होने वाला है। जा रहा है बुद्धि में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर अगर प्लस होगा तो प्रीवियस ईयर माइनस होने वाला है, करंट ईयर माइनस होगा तो प्रीवियस ईयर प्लस हम लोगों का होने वाला है। ओके, चलो, तो हम लोग अभी एक्सपेंस का एक एक करके नाम लिखते थे। पहला है रेमुनरेशन टू कोच। रेमुनरेशन टू कोच 6,000। टू ग्राउंडमैन सैलरी 2,500। टू बार रूम एक्सपेंसेस 2,000। टू ग्राउंड रेंट 4,500। टू नाइट क्लब एक्सपेंसेस 4,800। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,500। टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 4,500। पहले ये लिख लो एक बार। तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, कुछ वर्किंग नोट्स भी करना होगा। वर्किंग नोट्स में पहला वाला वर्किंग नोट्स होने वाला है फाइंड आउट द कैपिटल फंड। जिंदगी में तुम्हारा कभी भी कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, हमेशा फाइंड आउट करना होगा। तो हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल फंड? बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां से कैपिटल फंड मिल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। जब हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे ना, उसके लिए हम लोग फॉर्मेट अच्छे से नहीं बनाने वाले, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड के लिए हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेंगे।
बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 22। बस एक मिडिल में दाग खत्म। तो 1 जनवरी 22 में एसेट क्या क्या था? 1 जनवरी 22 में एसेट क्या क्या था? एक तो कैश इन हैंड था और दूसरा कैश एट बैंक था, 2500 और 22,300। एक तो कैश इन हैंड था और एक कैश एट बैंक था। ये ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, ठीक है। 2500 और 22,300। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, मेरे को बताओ कौन सा एसेट है, ओपनिंग एसेट कौन सा है? सब्सक्रिप्शन ड्यू हम लोगों के लिए ओपनिंग एसेट है या लाइबिलिटी है? इनकम एक्रूड एसेट है या लाइबिलिटी है? इनकम तुम्हारा बाकी है, तुमको अभी तक नहीं मिला है, तुम्हारे लिए वो एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ? बोलो, जल्दी से बोलो, जो भी मन में है बोल दो। क्या होगा यहाँ पे, गलत बोलोगे ना? अगर सही बोल दिए बहुत बढ़िया, तो तुमको पता है अल्टीमेटली इनकम एक्रूड एसेट या लाइबिलिटी। बोल, म्यूट तक खुले बोलते हैं। वेरी गुड, एसेट। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एसेट या लाइबिलिटी? जल्दी से बताओ, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एसेट या लाइबिलिटीज? वेरी गुड। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट हो गया ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटीज। इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट है, एसेट साइड में बैठ गया, खत्म। और ये सारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठने वाला है। क्लोजिंग अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सब्सक्रिप्शन ड्यू या फिर एक्टिव सब्सक्रिप्शन। एक्टिव सब्सक्रिप्शन 1,500। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। इक्विपमेंट 8,000। अब यहाँ से जो वैल्यू आने वाला है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ कैपिटल फंड कितना आता है? तो आता है 33,300। बैलेंस शीट टोटल 34,300। 34,300, ये जो 33,300 है ऊपर में आ जाएगा। तो ये कहाँ से मिला? वर्किंग नोट्स 1 से। अभी भी वर्किंग नोट्स खत्म नहीं हुआ, और एक वर्किंग नोट्स करना होगा, वर्किंग नोट्स 2, इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट, अच्छा। इक्विपमेंट में ओपनिंग इक्विपमेंट कहाँ पे होगा? टू बैलेंस बीडी, जस्ट लाइक फर्नीचर अकाउंट बैंक बैलेंस शीट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, वैसे ही 8,000 इक्विपमेंट था। क्लोजिंग में इक्विपमेंट कितना था? बाई बैलेंस शीट 17,500। ओके। इक्विपमेंट परचेस कितना हुआ था? 15,500 टू बैंक।
15,500। सेल कितना हुआ था? 800 बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है देखो एक बार। बैलेंसिंग फिगर कौन सा साइड में आ रहा है देखो। डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आने वाला है। 8,000 प्लस 15,500 माइनस 800 माइनस 17,500, 5,200 आने वाला है। उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? क्या होता है इसका? डिप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है 5,200। तो यही डिप्रिसिएशन कहाँ पे चला जाएगा? यही डिप्रिसिएशन चला जाएगा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू डिप्रिसिएशन खत्म हो गया बस। डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। वर्किंग नोट्स 2 से आया 5,200। अब इसका बैलेंस करो। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में आया तो उसको हम लोग प्यार से बोलेंगे सरप्लस। टू कैपिटल फंड सरप्लस ट्रांसफर्ड। करो एक बार। 500, 24,500, 4,000, 10,800 equals to 39,800। माइनस 6,000, 2,500, 2,000, 4,500, 4,800, 2,500, 4,500, 5,200, 7,800। 7,800। एक चीज मैं मिस कर गया, पता है क्या? क्या गलत किया पता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ओपनिंग क्लोजिंग हम कुछ नहीं लिखे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिखे, जस्ट ऐसे ही बैठा के चले गए। तो ये गलत हो गया। प्रिंटिंग में एडजस्टमेंट था प्लस आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/22। 800 माइनस, दिमाग से निकल गया, आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 22, 1,000। तो कितना होने वाला है? 2,500 प्लस 800 माइनस 1,000, 2,300। एक बार चेंज कर लो जल्दी से, चेंज कर लो। 8,000 आ रहा है। एक बार चेंज कर लो सही से, ठीक है? एक बार चेंज कर लो। यहाँ पे जो मेरा सरप्लस आया, ये सरप्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस सरप्लस 8,000। बैलेंस शीट खत्म करेंगे, सम खत्म। 33,300 प्लस 8,000 प्लस 5,000, 46,300।
फिर एक आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग था, वो लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था। कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे पता है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में? जो क्लोजिंग वाला अमाउंट है, मतलब आउट, जो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा जाने वाला है, ये चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाला है। ओके, जो 2022 वाला है। और ये वाला चीज कहाँ पे जाने वाला है? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो सम ड्यू कितना है प्रिंटिंग में? 800, सब्सक्रिप्शन एंड इक्विपमेंट दोनों एसेट साइड में आ जाएगा, 1000 एंड 17,500 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, इक्विपमेंट लिख देंगे, $17,500, accrued सब्सक्रिप्शन $1,000, और दोनों था कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 25,600 एंड कैश इन हैंड 3,000। ये जो 25,600 एंड 3,000 लिखे हम लोग कैश में, ये दोनों कौन सा कैश का अमाउंट है पता है? जो क्लोजिंग वाला कैश है उसका है। क्लोजिंग कैश कौन सा वाला है? यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला। क्लियर? तो क्लोजिंग जो कैश है, तो क्लोजिंग कैश कहाँ पे आ गया पता है? यहाँ पे आ गया। ओपनिंग जो कैश है वो नीचे है। क्लियर? बात समझ में आ गया? देखो एक बार फिर, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है क्लोजिंग वाला, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग वाला यहाँ पे आ गया। जो इक्विपमेंट वाला अमाउंट है 17,500, वो यहाँ पे आ गया। जो प्रिंटिंग वाला अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, एंट्रेंस फीस जो था, वो कैपिटल में आ गया। ये जो कैपिटल फंड था यहाँ पे आ गया। क्लियर? और जो तुम्हारा बाकी बैलेंसेस था, लाइक ये तीनों, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। बात समझ में आ गया? टोटल करो, खत्म। 47,100, 17,500, 1,000, 25,600, 3,000, 47,100, सम कंप्लीट। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे बिकॉज ऑलरेडी दिमाग हैंग होना शुरू कर दिया। ठीक है, डन फॉर द डे। ये वाला सम एक बार देख के नेक्स्ट दिन क्लास करना, ठीक है।